हाय, आप सब कैसे हैं। और आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो पर। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 8 का साइंस चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। यानी क्लास 8 का जो साइंस है उसका चैप्टर नंबर 1 का नाम है कोशिका। और आज मैं कोशिका चैप्टर का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूँ। यानी आपको इस वीडियो के अंदर में कोशिका चैप्टर का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और हम देखते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन में क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोशिका क्या है। यानी पहला नंबर क्वेश्चन में सवाल पूछा है कि कोशिका क्या है और इसका आंसर नीचे लिखा हुआ कि कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है। यानी कोशिका क्या है, तो इसका आंसर होगा कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है। नंबर 2 के क्वेश्चन में क्या पूछा है। नंबर 2 के क्वेश्चन में पूछा है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी। यानी यहाँ पर पूछा गया है, नंबर 2 का सवाल में पूछा है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी। यानी यहाँ पर बोल रहा है कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी। तो इनका आंसर है रॉबर्ट हुक। यानी सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। चलिए हम देखते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन। तीसरा नंबर में पूछा है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कितने ईस्वी में की थी। यानी तीसरा नंबर का सवाल में पूछ रहा है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज तो की थी, लेकिन कोशिका की खोज को कितना ईस्वी में की थी। तो तीसरा नंबर का आंसर होगा 1665। यानी रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में की थी। चौथा नंबर, रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका को किसमें देखा था। यानी रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका को किसमें देखा था। तो इनका आंसर होगा बोतल की कॉर्क। यानी रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सर्वप्रथम बोतल की कॉर्क में देखा था। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका को किसमें देखा था। यानी रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सर्वप्रथम बोतल की कॉर्क में देखा था। पांचवा नंबर का क्वेश्चन में बोल रहा है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किसके द्वारा की थी। यानी पांचवा नंबर का क्वेश्चन में पूछा है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किसके द्वारा की थी। यानी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, लेकिन उन्होंने कैसे खोज की थी, कैसे देखा था। तो पांचवा नंबर का सवाल है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किसके द्वारा की थी। यानी रॉबर्ट हुक ने कोशिका को किसके द्वारा देखा था। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका को साधारण सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, यानी साधारण सूक्ष्मदर्शी से देखा था। तो पांचवा नंबर का आंसर होगा साधारण सूक्ष्मदर्शी। यानी रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज साधारण सूक्ष्मदर्शी से की थी। छठा नंबर क्वेश्चन, रॉबर्ट हुक ने बोतल की कॉर्क में सूक्ष्मदर्शी से देखने पर किसके जैसा संरचना दिखाई दिया। यानी रॉबर्ट हुक ने साधारण सूक्ष्मदर्शी से जब बोतल की कॉर्क को देखा था तो उनको किस तरह की संरचना दिखाई दिया। यानी जब आप किसी चीज को देख रहे हैं, रॉबर्ट हुक ने बोतल की कॉर्क को सूक्ष्मदर्शी से देखा था। जब उन्होंने बोतल की कॉर्क को सूक्ष्मदर्शी से देखा था, जब उन्होंने देखा तो कुछ ना कुछ तो उसको दिखाई देगा। तो जब रॉबर्ट हुक ने बोतल की कॉर्क को सूक्ष्मदर्शी से देखा था तो उनको मधुमक्खी के छत्ते जैसे संरचना दिखाई दिए थे। तो छठा नंबर की आंसर होगी, यानी छठा नंबर का आंसर है रॉबर्ट हुक ने बोतल की कॉर्क में सूक्ष्मदर्शी से देखने पर किसके जैसा संरचना दिखाई दिया। तो आंसर होगा मधुमक्खी के छत्ते जैसे संरचना। यानी रॉबर्ट हुक ने जब बोतल की कॉर्क में सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उनको मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे संरचना दिखाई दिए। 7 नंबर, रॉबर्ट हुक ने बोतल की कॉर्क में मधुमक्खी के छत्ते जैसे संरचना को क्या नाम दिया। यानी जब रॉबर्ट हुक ने बोतल की कॉर्क में सूक्ष्मदर्शी से देखा तो देखने के बाद उनको मधुमक्खी के छत्ते जैसे संरचना दिखाई दिए। जब उनको मधुमक्खी के छत्ते जैसे संरचना दिखाई दिए तो उन्होंने प्रत्येक उस संरचना को उन्होंने क्या नाम दिया। यानी जब उन्होंने देखा मधुमक्खी के छत्ते जैसे संरचना को तो उन्होंने प्रत्येक, यानी एक संरचना को, यानी मधुमक्खी के छत्ते में कई सारे छोटे छोटे घर होते हैं, कई सारे छोटे छोटे घर जैसे कई सारे छोटे छोटे छेद होती है। तो उन्होंने एक छेद को क्या नाम दिया। तो रॉबर्ट हुक ने बोतल की कॉर्क में मधुमक्खी के छत्ते जैसे संरचना को क्या नाम दिया। यानी रॉबर्ट हुक ने बोतल की कॉर्क में
मधुमक्खी के छत्ते जैसे संरचना को उन्होंने देखा था और देखने के बाद जब उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं ना, तो उन्होंने एक छेद का नाम को सेल रखा था, उन्होंने सेल दिया। यानी रॉबर्ट हुक ने बोतल की कॉर्क में मधुमक्खी के छत्ते जैसे संरचना को क्या नाम दिया था, तो इनका आंसर होगा सेल। यानी रॉबर्ट हुक ने मधुमक्खी के छत्ते जैसे संरचना को सेल नाम दिया था। आगे सेल शब्द कहां से लिया गया है, यानी उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते जैसे संरचना को सेल नाम दिया, लेकिन यहाँ पर सवाल है कि सेल शब्द आई कहां से है, यानी सेल शब्द कहां से लिया गया है। उन्होंने ये जो सेल शब्द का नाम दिया, तो सेल शब्द आई कहां से है, यानी सेल शब्द कहां से लिया गया है, तो इनका आंसर है सेल शब्द को लैटिन भाषा के सेलुला से लिया गया है। यानी जब रॉबर्ट हुक ने मधुमक्खी के छत्ते जैसे संरचना को सेल नाम दिया, तो सेल नाम कहां से आया है, तो सेल नाम यानी लैटिन भाषा के सेलुला से लिया गया शब्द है। यानी सेल शब्द कहां से लिया गया है, तो इनका आंसर है लैटिन भाषा के सेलुला से लिया गया है। 9 नंबर के क्वेश्चन को, अंग्रेजी शब्द सेल का अर्थ क्या होता है, यानी अंग्रेजी शब्द सेल का अर्थ, यानी सेल का अर्थ क्या होता है, सेल का मीनिंग क्या होता है, तो सेल का अर्थ होता है छोटा कमरा। अंग्रेजी शब्द सेल का अर्थ क्या होता है, तो आंसर होगा छोटा कमरा। 10 नंबर के क्वेश्चन, बोतल की कॉर्क किससे बना हुआ था। जब रॉबर्ट हुक ने साधारण सूक्ष्मदर्शी से बोतल की कॉर्क को देखा, बोतल की कॉर्क को देखने के बाद उनको कई सारे मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे संरचना दिखाई दिए, तो वो बोतल की कॉर्क यानी बोतल की कॉर्क किससे बना हुआ था, यानी बोतल की कॉर्क किससे बना हुआ था, तो इनका आंसर है सेलुलोज। यानी बोतल की कॉर्क सेलुलोज से बना हुआ था। कोशिका का 11 नंबर प्रश्न है, कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी जो सांस्थिक होते हैं, सांस्थिक वो कोशिका को किस नाम से जानते हैं, तो सांस्थिक कोशिका को साइटो नाम से बुलाते हैं, यानी साइटो नाम से जानते हैं। कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कोशिका का वैज्ञानिक नाम साइटो है। 12 नंबर के प्रश्न में पूछा है कि कोशिका की सिद्धांत किसने दी थी, यानी कोशिका की सिद्धांत किसने दी थी। इसका मतलब होता है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, खोज करने वाला रॉबर्ट हुक है, लेकिन सिद्धांत देने वाला कौन था, यानी कोशिका के बारे में किसने बताया था, तो कोशिका की सिद्धांत किसने दिया था, इनका आंसर है कोशिका की सिद्धांत देने वाले 2 वैज्ञानिक थे, एक स्लाइडेन और दूसरी यानी स्लाइडेन और स्वान थे। इन दोनों ने कोशिका की सिद्धांत के बारे में बताया था, तो आंसर होगा इसका कोशिका की सिद्धांत किसने दी थी, तो आंसर होगा स्लाइडेन और स्वान। 13 नंबर के प्रश्न में पूछा है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी अगर आप कोशिका के बारे में पढ़ना चाहते हैं, उनके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप किसके कौन सा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कौन सा बुक पढ़ेंगे, तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। यानी अगर आप कोशिका के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको साइटोलॉजी का अध्ययन करना पड़ेगा। तो कोशिका के अध्ययन को कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा साइटोलॉजी, यानी कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। 14 नंबर के सवाल में सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। अरे बाप रे बाप, यहाँ पर क्या सवाल पूछ दिया है, यानी रॉबर्ट हुक ने खोज की थी, इसका मतलब रॉबर्ट हुक ने मरा हुआ कोशिका की खोज की थी क्या, इसलिए यहाँ पर सवाल पूछा है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, यानी यहाँ पर जीवित कोशिका भी होता है, इसका मतलब रॉबर्ट हुक ने क्या मरा हुआ कोशिका की खोज की थी। जी हाँ, रॉबर्ट हुक ने मरा हुआ कोशिका की खोज की थी। यहाँ का सवाल पूछा है, यानी अब बताइए, आपने बता तो दिए हैं कि मरा हुआ कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने की थी, अब बताइए जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, यानी यहाँ पर सवाल पूछा है कि जीवित कोशिका के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, तो वो मरा हुआ कोशिका था, लेकिन
फिर बताइए जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो इनका आंसर होगा एंटोनी वन लीवेनहॉक। यानी सर्वप्रथम जीवित कोशिका के बारे में एंटोनी वन लीवेनहॉक ने बताया था। 15 नंबर के क्वेश्चन में एंटोनी वन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज कितने ईस्वी में की थी? यहाँ पर सवाल पूछा है कि एंटोनी वन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज तो की थी, लेकिन उन्होंने जीवित कोशिका की खोज कितने ईस्वी में की थी? तो इनका आंसर होगा एंटोनी वन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में की थी। यानी रॉबर्ट हुक के खोज के ठीक 9 साल बाद एंटोनी वन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। हुक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका को किसमें देखा था? यानी एंटोनी वन लीवेनहॉक ने जब जीवित कोशिका की खोज की थी तो इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका को कहाँ देखा था? तो इनका आंसर होगा शैवाल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एवं और भी कई सारे चीजों पर इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था। तो 16 नंबर का आंसर होगा एंटोनी वन लीवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका को शैवाल, प्रोटोजोआ एवं बैक्टीरिया में देखा था। 17 नंबर के सवाल में क्या बोल रहा है? सबसे बड़ा कोशिका का नाम क्या है? यानी सबसे बड़ा कोशिका का नाम क्या है? तो सबसे बड़ा कोशिका का नाम है शुतुरमुर्ग का अंडा। यानी सबसे बड़ा कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। 18 नंबर में शुतुरमुर्ग का अंडा की आकार कितनी बड़ी होती है? यानी यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर शुतुरमुर्ग की अंडा सबसे बड़ी कोशिका है तो इनकी आकार कितनी है? यानी शुतुरमुर्ग के अंडा की आकार कितनी बड़ी है? यानी शुतुरमुर्ग की अंडा कितनी बड़ी हो सकती है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा की आकार कितनी बड़ी होती है? तो आंसर होगा इनकी लंबाई 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई 13 सेंटीमीटर है। यानी शुतुरमुर्ग के अंडा की लंबाई 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई 13 सेंटीमीटर है। 19 नंबर प्रश्न में सबसे छोटा कोशिका का नाम क्या है? यानी सबसे छोटा कोशिका का नाम क्या है? तो इसका आंसर है माइकोप्लाज्मा। यानी सबसे छोटा कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्मा। 20 नंबर प्रश्न में माइकोप्लाज्मा की आकार कितनी बड़ी होती है? यानी माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका का नाम है। यानी माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है तो माइकोप्लाज्मा की आकार कितनी बड़ी होती है? यानी माइकोप्लाज्मा की आकार कितनी बड़ी होती है? तो इसका आंसर होगा माइकोप्लाज्मा की आकार 0.1 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। यानी माइकोप्लाज्मा की आकार 0.1 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। आगे 21 नंबर का सवाल सबसे लंबा कोशिका का नाम क्या है? यानी सबसे लंबा कोशिका क्या है और उनका नाम क्या है? तो सबसे लंबा कोशिका का नाम यहाँ आंसर में है तंत्रिका कोशिका और इनका निर्माण न्यूरॉन कोशिका से होता है। यानी सबसे लंबा कोशिका का नाम तंत्रिका कोशिका है। 22 नंबर सवाल में तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी हो सकती है? यानी सबसे लंबा कोशिका है तंत्रिका कोशिका, तो इनकी लंबाई कितनी हो सकती है? तो तंत्रिका कोशिका की लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है। तो इसका आंसर होगा तंत्रिका कोशिका की लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है। यानी तंत्रिका कोशिका की लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है। 23 नंबर में मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? यानी मानव शरीर की सबसे गलती हो गई यहाँ पर मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका नहीं, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, सॉरी मिस्टेक हो गया, बड़ी कोशिका। यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है। याद कीजिएगा हम आपको बताए हैं कि सबसे बड़ी कोशिका का नाम शुतुरमुर्ग का अंडा है। जैसे यहाँ पर हमने लिखवाया है कि सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? तो इसका आंसर है शुतुरमुर्ग का अंडा। लेकिन यहाँ पर भी बड़ी कोशिका के बारे में पूछा है, यानी सबसे बड़ी कोशिका, लेकिन किसमें? मानव में। तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका होगा अंडाणु। यानी मानव की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है अंडाणु। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है, लेकिन यह शुतुरमुर्ग का अंडा मानव में नहीं पाई जाती है। तो इसीलिए मानव शरीर की अगर हम बात करेंगे, यानी किसी मनुष्य की बारे में अगर हम बात करेंगे और उनकी शरीर की सबसे बड़ी कोशिका के बारे में, तो वो होगा अंडाणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु। और ये जो अंडाणु है, ये अंडाणु महिला के शरीर में, यानी महिलाओं के शरीर में ये पाई जाती है। महिलाओं के
ये भाग है। अंडाणु मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका और ये महिलाओं में पाई जाती है। 24 नंबर के प्रश्न में पूछा है अंडाणु का आकार कितनी बड़ी होती है, यानी अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका है मानव शरीर की, तो इनकी लंबाई और इनकी आकार कितनी बड़ी हो सकती है। तो अंडाणु की आकार 0.1 मिलीमीटर, यानी अंडाणु के आकार 0.1 मिलीमीटर तक हो सकती है। अगर इसे माइक्रोमीटर में देखना चाहेंगे तो 100 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। आगे हम बात करते हैं 25 नंबर के सवाल में, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, यानी मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो इसका आंसर होगा शुक्राणु, यानी मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका का नाम है शुक्राणु और ये शुक्राणु पुरुषों में पाया जाता है। पुरुषों के प्राइमरी जनन मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका का नाम, यानी मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका के बारे में अगर आप बात करें तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका का नाम है शुक्राणु और ये शुक्राणु पुरुषों में पाया जाता है। 26 नंबर के प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि शुक्राणु की आकार कितनी बड़ी होती है, यानी मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका तो शुक्राणु है, लेकिन इनकी आकार यानी ये कितनी बड़ी हो सकती है। तो इसका आंसर होगा शुक्राणु की आकार 50 से 60 माइक्रोमीटर तक हो सकती है, यानी शुक्राणु की आकार 50 से 60 माइक्रोमीटर के बीच की हो सकती है। 27 नंबर सवाल में सबसे तेज विभाजन करने वाली कोशिका का नाम क्या है। यहाँ पर पूछा है कि सबसे तेजी से विभाजन करने वाली कोशिका का नाम, इसका मतलब है कि कोशिका भी विभाजन करती है। इसमें पूछा है कि सबसे तेज विभाजन करने वाली कोशिका का नाम क्या है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा एपिथेलियल कोशिका, यानी सबसे तेज विभाजन यानी सबसे तेज विभाजन करने वाली कोशिका का नाम है एपिथेलियल कोशिका। तो इसका आंसर होगा सबसे तेज विभाजन करने वाली कोशिका का नाम एपिथेलियल कोशिका है। आगे 28 नंबर, मानव शरीर में सबसे तेज कौन सी कोशिका मानव शरीर में सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होता है, यानी 28 नंबर की सवाल में पूछा है कि मानव शरीर में सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होता है। तो इसका आंसर होगा यकृत में, यानी मानव शरीर में अगर आप बात करेंगे कि मानव शरीर में सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होगा, तो मानव शरीर में सबसे तेज कोशिका विभाजन लीवर यानी यकृत में होगा और इसका आंसर होगा यकृत, यानी मानव शरीर में सबसे तेज कोशिका विभाजन यकृत में होता है। 29 नंबर के सवाल, सबसे कम विभाजन करने वाली कोशिका का नाम क्या है, यानी सबसे कम विभाजन करने वाली कोशिका का नाम क्या है। तो सबसे कम विभाजन करने वाले कोशिका का नाम है न्यूरॉन कोशिका और 29 नंबर का सवाल का आंसर होगा सबसे कम विभाजन करने वाली कोशिका का नाम न्यूरॉन कोशिका है। 30 नंबर में न्यूरॉन कोशिका कहाँ पाया जाता है, यानी न्यूरॉन कोशिका कहाँ पाया जाता है। तो न्यूरॉन कोशिका दिमाग यानी ब्रेन में पाया जाता है। ये जो हमारे ब्रेन होती है, ब्रेन का निर्माण न्यूरॉन कोशिका से होता है। बात कर रहे हैं कि दिमाग में कितना प्रतिशत न्यूरॉन कोशिका पाया जाता है, यानी दिमाग का निर्माण न्यूरॉन कोशिका से होता है। तो न्यूरॉन में न्यूरॉन कोशिका की मात्रा कितनी होती है, यानी पूरे दिमाग में अगर आप बात करेंगे कि पूरे दिमाग में कितना प्रतिशत न्यूरॉन कोशिका होती है, तो दिमाग में कितना प्रतिशत न्यूरॉन कोशिका पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा 50%, यानी दिमाग में 50% न्यूरॉन कोशिका पाया जाता है। दिमाग में आधा न्यूरॉन कोशिका यानी 50% न्यूरॉन कोशिका ब्रेन में पाई जाती है। 32 नंबर का सवाल, कोशिका के तेज विभाजन से कौन सा रोग होते हैं, यानी कोशिका जब तेजी से विभाजन करेगी। यहाँ पर हमने लिखा था कि सबसे तेज विभाजन करने वाली कोशिका का नाम है एपिथेलियल कोशिका, यानी कोशिका विभाजन करती है। अगर सबसे तेज विभाजन कर रही है कोशिका, 32 नंबर के सवाल में पूछा है कि कोशिका का विभाजन होता है और सबसे तेज विभाजन करने वाले कोशिका का नाम है एपिथेलियल कोशिका और सबसे कम विभाजन करने वाले कोशिका का नाम है न्यूरॉन कोशिका। लेकिन अगर कोशिका बहुत तेजी से विभाजन करती है तो उनसे कौन सा रोग हो सकती है। तो कोशिका के तेज विभाजन से कौन सा रोग होते हैं, तो इसका आंसर होगा कैंसर, यानी कोशिका के तेज विभाजन को ही हम लोग कैंसर कह सकते हैं। अगर कोशिका
तेजी से विभाजन कर रही है तो वहां पर कैंसर होने की संभावना रहती है। मुख्य घटक कितने होते हैं, यानी 33 नंबर के सवाल में पूछ रहा है कि कोशिका के मुख्य घटक कितने होती है, तो इसका आंसर होगा 3, यानी कोशिका के मुख्य घटक 3 होती है। और कौन कौन सी होती है, पहला नंबर पर कोशिका झिल्ली, दूसरी कोशिका द्रव्य और तीसरी केंद्रक, यानी कोशिका के मुख्य घटक 3 होती हैं। पहला नंबर पर कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक, यानी कोशिका के मुख्य घटक 3 होती है। कोशिका के मुख्य घटक 3 होती है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक। चौथा नंबर 34 नंबर पर लिखा हुआ यहाँ पर कि संरचना के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की होती है, यानी यहाँ पर 34 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि संरचना के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की होती है, यानी संरचना के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो इसका आंसर है 2, यानी संरचना के आधार पर कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। और वो कौन कौन से 2 प्रकार के हैं, पहला नंबर की कोशिका आती है यानी प्रोकैरियोटिक, यानी पहला नंबर पर आती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरे नंबर पर आती है यूकैरियोटिक कोशिका। यानी संरचना के आधार पर अगर आप कोशिका को देखना चाहते हैं तो संरचना के आधार पर कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। तो इसका आंसर होगा संरचना के आधार पर कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका। 35 नंबर के सवाल में क्या बोला है, 35 नंबर के सवाल में पूछा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाया जाता है, यानी 35 नंबर के सवाल में पूछ रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाया जाता है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका कहाँ पाई जाती है और कौन सी जीवों में पाई जाती है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणु और नीलहरित शैवाल में पाई जाती है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणु और नीलहरित शैवाल में पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणु और नीलहरित शैवाल में पाई जाती है। आगे हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में खाली जगह अभाव होता है, यानी यहाँ पर पूछ रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और यहाँ पर खाली जगह दिया हुआ और अभाव होता है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस चीज की अभाव होती है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा चीज नहीं पाई जाती है, तो इसका आंसर हुआ केंद्रक, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक का अभाव होता है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक उपस्थित नहीं होते हैं, यानी केंद्रक वास्तविक केंद्रक नहीं पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक का अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक यहाँ पर छूट गया था, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक का अभाव होता है। केंद्रक उसमें होते हैं लेकिन उनका जो वास्तविक केंद्रक नहीं होते, केंद्रक अपनी जगह पर स्थिर नहीं होती, वो लिक्विड के रूप में पूरी कोशिका पर केंद्रक इधर उधर तैरती रहती है, तो वो तो वास्तविक केंद्रक नहीं हुई। तो इसीलिए यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक का अभाव होता है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक नहीं पाई जाती है। आगे प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, यानी यहाँ पर सवाल पूछा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है। इसके ठीक ऊपर हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में अभाव होता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक का अभाव होता है। फिर आगे पूछा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, क्या क्या नहीं पाया जाता है, इनका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और केंद्रक। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है, लवक भी नहीं पाया जाता है और केंद्रक भी नहीं पाया जाता है। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और केंद्रक। आगे हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में कितना एस राइबोसोम पाया जाता है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में पूछ रहा है यहाँ सवाल कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कितना एस राइबोसोम पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा 70, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 एस राइबोसोम पाया जाता है। आगे यूकैरियोटिक कोशिका किसमें पाया जाता है, यानी यूकैरियोटिक कोशिका किसमें पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा जंतुओं एवं पौधों में, यानी यूकैरियोटिक कोशिका जंतुओं एवं पौधों में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, यानी यूकैरियोटिक कोशिका में क्या पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ये क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, तो यूकैरियोटिक कोशिका में क्या पाया जाता है, तो यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है वास्तविक केंद्रक एवं कोशिका विभाजन, यानी यूकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक भी होता है और कोशिका का विभाजन भी होता है, कोशिका विभाजन भी करती है, यानी वहां पर सेल डिवीजन भी होता है, एक सेल से 2 सेल का वहां पर निर्माण होता है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक और कोशिका विभाजन पाया जाता है, यानी वहां पर होते हैं।
आगे हम देखते हैं यूकेरियोटिक कोशिका में कितना एस राइबोसोम पाई जाती है, यानी यूकेरियोटिक कोशिका में कितना एस राइबोसोम पाई जाती है, तो इनका आंसर होगा 80 एस राइबोसोम, यानी यूकेरियोटिक कोशिका में 80 एस राइबोसोम पाई जाती है। 42 नंबर के प्रश्न में पूछा है कि कोशिका झिल्ली का निर्माण किससे होता है, यानी यहाँ पर पूछा है कि कोशिका झिल्ली का निर्माण किससे होता है, तो कोशिका झिल्ली का निर्माण इसका आंसर में है प्रोटीन, यानी कोशिका झिल्ली का निर्माण प्रोटीन से होता है। आगे हम देखते हैं 43 नंबर, यहाँ पर है कोशिका झिल्ली का क्या कार्य है, यानी कोशिका झिल्ली का निर्माण तो प्रोटीन से होता है, लेकिन अब बताइए कि कोशिका झिल्ली का क्या कार्य है, यानी कोशिका झिल्ली क्या कार्य करते हैं। अगर कोशिका झिल्ली कोशिका में है, यानी कोशिका झिल्ली कोशिका में है, तो उनका कार्य क्या होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये हमारे शरीर है, अगर शरीर के ये एक अंग है हाथ, तो अगर पूछा जाए कि शरीर के अंग हाथ तो है, लेकिन इनका कार्य क्या होता है, सेम इसी प्रकार यहाँ पर होता है। तो हमारे हाथ का काम होता है कि हम हाथ से लिखते हैं, किसी चीज को पकड़ते हैं, खाना खाते हैं, बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, और भी हम कई सारे काम को करते हैं हाथ से। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी पूछा गया है कि कोशिका झिल्ली का निर्माण किससे होता है, इसका आंसर होगा प्रोटीन। फिर आगे पूछा है कोशिका झिल्ली का क्या कार्य है, यानी कोशिका झिल्ली क्या काम करते हैं, तो इसका आंसर होगा कोशिका झिल्ली का क्या कार्य है, आंसर होगा खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान एवं सुरक्षा प्रदान करना। यानी यहाँ पर कोशिका झिल्ली का कार्य होता है, कोशिका झिल्ली खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं और बाहरी प्रभाव से सुरक्षा प्रदान करती है, कोशिका झिल्ली का कार्य है। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, 44 नंबर का सवाल है, यहाँ पर पूछा है कि कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, यानी कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा केवल पादप कोशिका में, यानी कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। आगे हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी और इसमें कौन सा चक्र चलता है, यानी 45 नंबर का सवाल में पूछा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा चक्र चलता है, तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन, चक्र क्रेब्स चक्र, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी और उसमें क्रेब्स चक्र चलते हैं। आगे क्रेब्स चक्र कितनी एटीपी ऊर्जा का निर्माण करती है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र तो चलते हैं, लेकिन क्रेब्स चक्र चलने के साथ साथ वहां पर क्रेब्स चक्र में कितना एटीपी ऊर्जा का निर्माण करती है, यानी क्रेब्स चक्र में ऊर्जा का निर्माण होता है एटीपी ऊर्जा, यानी तो इसका आंसर होगा क्रेब्स चक्र कितनी एटीपी ऊर्जा का निर्माण करती है, तो इसका आंसर होगा 38 एटीपी, यानी क्रेब्स चक्र में 38 एटीपी ऊर्जा बराबर 1 ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज हमारे लिए एक ऊर्जा का रूप होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा क्रेब्स चक्र कितनी एटीपी ऊर्जा का निर्माण करती है, तो आंसर होगा क्रेब्स चक्र 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करती है और 38 एटीपी ऊर्जा बराबर 1 ग्लूकोज होती है और यही ग्लूकोज हमारे लिए शरीर में ऊर्जा का कार्य करती है। आगे कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, यहाँ पर पूछ रहा कोशिका का पावर हाउस, पावर हाउस का मतलब होता है ऊर्जागर। कोशिका में ऊर्जा कहाँ पर बनती है, जैसे हमारे शरीर के अंदर में कई सारी कोशिका होते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर में ऊर्जा का निर्माण कहाँ पर होता है, सभी भागों में या फिर कहाँ पर होती है, तो हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण, यानी कोशिका के बारे में हमारे शरीर में नहीं, तो हमारे शरीर में कोशिका पाई जाती है। यहाँ पर 47 नंबर का सवाल में पूछा गया है, यहाँ पर पूछा है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया होती है। यानी हमारे ये जो कोशिका है, कोशिका में ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है, कोशिका के कई सारे अंग होते हैं, तो सभी अंगों में ऊर्जा का निर्माण तो नहीं हो सकते हैं, तो बताइए कोशिका के अंदर में ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है, तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कोशिका के अंदर में ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कौन सी, एटीपी ऊर्जा, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। कैसे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एक चक्र चलते हैं क्रेब्स चक्र, यानी क्रेब्स चक्र जब 38 बार ऐसे ऐसे चक्कर लगाती घूमती हैं 38 बार, तो 38 एटीपी होती है और 38 एटीपी बराबर 1 ग्लूकोज का निर्माण होता है और इसीलिए
और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। तो इसका आंसर होगा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आगे, कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है, यानी यहाँ पर सवाल पूछा है कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है, तो कोशिका भित्ति का निर्माण सेल्यूलोज से होता है। तो इसका आंसर होगा कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है, तो कोशिका भित्ति का निर्माण सेल्यूलोज से होता है। तो 48 नंबर का सवाल है कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है, उनका आंसर है सेल्यूलोज, यानी कोशिका भित्ति का निर्माण सेल्यूलोज से होता है। कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है, यानी कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन के बारे में बात हो रही है। तो यानी सेल, एक सेल से दो सेल बनती है, यानी अगर ये एक सेल है तो इस सेल से दो सेल बनेंगे, ये एक सेल और ये एक सेल, तो यहाँ पर डिवीजन हुआ, यानी सेल दो भागों में विभाजित हो गए। पहले एक सेल थे और यही सेल बाद में दो सेल के रूप में बन गए। तो सेल डिवीजन किसके कारण से होता है, यानी एक ठो सेल दो ठो सेल कैसे बन सकते हैं, तो उनको यानी उसमें होती है तारक काय यानी सेंट्रोसोम। कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम यानी तारक काय के द्वारा होती है। तो इसका आंसर होगा कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है, आंसर होगा तारक काय, यानी कोशिका विभाजन तारक काय के द्वारा होता है। 50 नंबर के सवाल में पूछा है कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, यानी कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, तो इनका आंसर होगा राइबोसोम, यानी कोशिका में प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में होता है। तो आज की वीडियो के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद।